अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामिक फ़ाइनेंस की बुक के चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे जो कि है ख़यार्स। ख़यार बेसिकली होता क्या है? ये बायर और सेलर का एक राइट होता है कि जो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है? लेकिन किसी एक का ही होगा, ठीक है? या तो बायर का होगा या सेलर का होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? जब एक बायर और सेलर के दरमियान कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगी विद कैश, ठीक है? तो ये आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ दिनों तक या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बिना पर बायर या सेलर के पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकें। ये ख़यार कहलाता है, ठीक है? अब ख़यार हमारे पास 5 किस्म के होते हैं। इनको गौर से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ख़यार क्या क्या होते हैं, उनको आप डिफ़ाइन करें। सबसे पहले हमारे पास है ख़यार शर्त। इसमें जो आपका बायर या सेलर होता है कोई भी एक कंडीशन दे देता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 दिन 5 दिन है जिसके अंदर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है? आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? एट द टाइम ऑफ सेल बायर और सेलर कैन पुट अ कंडीशन दैट आइदर पार्टी हैज़ एन ऑप्शन टू रिसेंड द सेल विद इन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज सच एज 4 days, ठीक है? दिस ऑप्शन इज कॉल्ड ख़यार शर्त। अगर ये कंडीशन बायर की तरफ से होगी तो उसको ख़यार मुश्तरी कहेंगे, और अगर ये सेलर की तरफ से कंडीशन होगी तो इसको ख़यार बाय कहेंगे। अब आपको सबको पता है बाय जो है वो सेल को कहते हैं, तो इससे ख़यार बाय का मतलब होगा कि ऑप्शन जब आपका सेलर पुट करेगा, ठीक है? ख़यार शर्त हमें क्या बता रहा है कि एक स्पेसिफिक डेज है जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो, आपका ये राइट है, ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या है? ख़यार रुइयत। ख़यार रुइयत बेसिकली आपका ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स वगैरह एक्सचेंज तो किए हैं, किसी से कोई प्रोडक्ट आपने लिया तो है लेकिन उसको इंस्पेक्ट नहीं किया, उसको देखा नहीं है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन करने के बाद, देखने के बाद आपको पता चले कि भाई वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैसा नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। हियर द गुड्स कैन बी रिटर्न आफ्टर इंस्पेक्शन इफ़ दे आर नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन, ठीक है? दिस अप्लाइज ऑटोमेटिकली टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल ए बाइज मशीन फ्रॉम बी विदाउट सीइंग, However, A has the option to return the machinery after inspection. एक बंदे ने दूसरे बंदे से मशीन खरीदी लेकिन उस वक्त इंस्पेक्शन नहीं की। जब मशीन उसके पास पहुंच गई या कुछ दिनों के बाद उसने इंस्पेक्शन की तो पता चला वो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, जो उसने मंगाया था वो नहीं थी। तो ये अब उसका राइट है कि वो मशीन को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले ले, ठीक है? तीसरा हमारे पास है ख़यार ऐब, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको पता चला कि भाई जो आपने प्रोडक्ट लिया वो डिफेक्टिव है, तो आप इसको वापस करवा सकते हो। वेयर द गुड्स कैन बी रिटर्न इफ फाउंड डिफेक्टिव, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द गुड्स फ्री ऑफ डिफेक्ट और पॉइंट आउट द डिफेक्ट टू द बायर। फॉर एग्जाम्पल ए बाइज बैटरीज फ्रॉम बी, however A has the option to return them to B if the batteries are found to be defective or not in the working condition. अब जो इसमें ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि पॉइंट आउट द डिफेक्ट टू द बायर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या आप अपने मोबाइल फ़ोन्स आप जिनसे ख़रीदते हो वो आपको अक्सर ये बेच रहे होते हैं कि भाई ये मोबाइल फ़ोन सस्ता है, इसकी एलसीडी का मसला है, ये सस्ता है, इसके फिंगरप्रिंट का मसला है, ये आपने अक्सर देखा होगा। तो उस सूरत में तो सही है कि अगर आपको दुकानदार बता के दे रहा है कि ये आपका ये वाला डिफेक्टिव पीस है, इसमें ये डिफेक्ट है और फिर मैं आपको बेच रहा हूँ, तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर वो आपको सही फ़ोन बता के बेच दे और पता चला कि वो डिफेक्टिव है, तो उस सूरत में ख़यार ऐब का मतलब ये है कि उसके पास ये राइट है कि वो आपको रिटर्न कर दे, ठीक है? चौथा है हमारे पास ख़यार वस्फ़। इसका मतलब ये है कोई स्पेसिफिक क्वालिटी की वजह से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाई है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल व्हेन द सेलर sells the good by specifying a certain quality which is absent in the good. For example, A buys a car from B who has specified automatic transmission in the car. However, when A uses the car, he finds the transmission to be manual. Therefore, he has the right to return the car to B in the absence of their specific quality. आपका जो सेलर था वो एक चीज़ बेच रहा था ये कह के कि भाई इसके अंदर ये स्पेसिफिक क्वालिटी है। जब बायर ने उसको ख़रीद लिया तो उसको पता चला वो क्वालिटी तो है ही नहीं उसके अंदर, उसने झूठ बोल के दिया है। तो इस सूरत में ख़यार वस्फ़ का मतलब ये है कि आप उसको वापस कर दोगे, ठीक है? और पांचवा हमारे पास है ख़यार गबन। इसका मतलब ये है प्राइस अगर बहुत ज़्यादा आपको महंगी चीज़ में बेची एक चीज़ और मार्केट के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको वापस दे दो। वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स at a price which is far expensive than the market price, and the market price is not known to the buyer, a buyer has the right to return to the seller. For example, a Parker pen
is sold to A by B at a price of 500. However, after the sale, A discovers its market price to be 250. In this case, A has the option to return the pen to B. जैसे आपने देखा उसने एक 500 रुपये का एक पेन सिंपल बेच दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है। हालांकि मार्केट प्राइस उसकी चल रही थी 250 रुपये, तो अब उसके पास ये राइट है कि वो उसको रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये हमारे 5 ख्यार्स हो गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब हमारे पास है इकाला। इकाला का मतलब ये है कि दोनों बायर और सेलर का म्यूचुअल कंसेंट हो उस सेल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। ठीक है, वेयर द पार्टीज फ्रीली कंसेंट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ईच पार्टी विल गिव बैक द कंसिडरेशन रिसीव बाय इट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाइदर द बायर नॉट द सेलर हैज द सोल राइट टू रिसेंड. Often the buyer wants to rescind the contract after buying goods. In this case, it is necessary that he gets the consent of the seller. It may be noted that the price of goods being returned under इकाला will remain unchanged. देखें, इकाला और खयार में क्या फ़र्क है। खयार जो है बेसिकली बायर या सेलर में से कोई एक दूसरे को, ज़्यादातर जो सेलर है वो दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा 7 डेज़ की वारंटी होती है, या ये होता है, इस तरह की आपको चीज़ें बताई हुई होती हैं। तो खैर आपका यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेलर जो है वो बायर को कह रहा है कि आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर अंदर आप बता दोगे कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है या कुछ है, आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो ये आपकी वापस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इकाला का मतलब ये है कि दोनों के दोनों आपके म्यूचुअल कंसेंट करें। सेलर भी कहे कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ख़त्म करना है, बायर भी कहे कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ख़त्म करना है। खयार के अंदर किसी एक का कंसेंट भी चलेगा, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक उसके, जैसे अगर 7 दिन है तो 7 दिन के अंदर ही वो हो। लेकिन अगर एक दफ़ा वो कंडीशंस पूरी हो जाए, जैसे 7 दिन गुजर जाएँ या आपने इंस्पेक्शन कर लिया, वो चीज़ सही निकली, तो इसके बाद वो प्रोडक्ट आपको वापस नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपका सेलर और बायर दोनों इस चीज़ पे एग्री करें कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। इस सूरत में इसको कहेंगे इकाला। ठीक है, तो ये छोटा सा एक चैप्टर था, लेकिन इसमें से ये वाला आपका एक सवाल बनता ही बनता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि मेरे 2 जो लेक्चर्स थे, एक सेल पे टाइप्स ऑफ सेल्स और एक आपका था रूल्स ऑफ सेल्स। ये मैंने बहुत पहले के अपलोड किए हुए थे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो पहले मैंने उनका इस तरह से, मैं इस्लामिक फाइनेंस पे एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स नहीं बना रहा था ना, तो वो मैंने पहले किए थे। खैर वो मैंने इसमें प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, आपने वो पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, उसके बाद ये वाला लेक्चर मेरा आ रहा है। ठीक है, सीरीज़ में उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल्स है उसमें आगे जो है वो मैंने प्रोहिबिटेड सेल ट्रांजेक्शन्स बताई हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में एक गलती कर दी थी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सेल ऑफ डेप्ट क्या होता है, यहाँ पे 4 प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स उसमें आपने वीडियो में देखी थी, जिसमें से एक आपकी सेल ऑफ डेप्ट है। सेल ऑफ डेप्ट बेसिकली ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उसने किसी और कंपनी को एक प्रोडक्ट बेचा क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, जैसे इसमें है कि 6 मंथ्स के क्रेडिट पे एक प्रोडक्ट बेचा है और 6 महीने के बाद ये वाली जो है इसको 1 लाख रुपए दे देगी। ठीक है, अब इस वाली कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत, लिक्विडिटी का मसला आया हुआ है, पैसों की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये जो रिसीवेबल्स हैं, इसको जो रिसीव होने वाले हैं 1 लाख रुपए, ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, और थर्ड पार्टी वो इसको कम दामों में लेगी। ठीक है, हो सकता है 80,000 के करीब की ले। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इमीडिएट बेसिस पे 80,000 अभी मिल जाएंगे। ठीक है, और 6 महीने के बाद ये कंपनी जो है 1 लाख रुपए अब इसको देगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इसको क्या फ़ायदा हुआ, इसको आपके इमीडिएटली पैसे मिल गए, थोड़े से कम मिले लेकिन पैसे इसको इमीडिएट मिल गए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सेल ऑफ डेप्ट, बाय अल देन कहते हैं। ठीक है, अब ये अलाउ क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो इसके अंदर ये प्राइस आपकी चेंज हो रही होती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर गरार होता है। गरार का मतलब अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी क्यों, क्योंकि पता नहीं है कि ये जो आपकी कंपनी है ये पे करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये गरार है ना। हो सकता है ये 6 महीने के बाद पे कर दे, और हो सकता है इसके पास थोड़ी सी आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है ये शायद ना पे करे, और हो सकता है ये 1 साल के बाद पे करे। तो इसमें ये गरार आता है, और जब गरार इतना ज़्यादा आता है तो ये आपकी ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होती है। ठीक है, मेरा यहाँ ये करवाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दी थी कि जैसे 80,000 की जगह मैंने लिख दिया था 1,05,000 में बिकेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये वाली जो अमाउंट होगी ना, ये अमाउंट इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी कोई आपसे रिसीवेबल लेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये वाला लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। हमने खयार को देखा कि क्या होता है, ठीक है, उसकी टाइप्स को देखा, एक आला को हमने देखा, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।